नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं योग विज्ञान, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की लिखी हुई बुक है। और इस बुक का चैप्टर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। इसके चैप्टर नंबर 3 का भी हम पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको 2 पार्ट्स में मैं कवर करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है और कुछ साइकोलॉजी को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। साइकोलॉजी समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई इज इट रियली important in terms of if you're going to do pranayam, if you're going to practice pranayam, तो वहां पर साइकोलॉजी के बारे में समझना क्यों जरूरी है। राइट। साइकोलॉजी जो है मन अध्ययन है। हमारा जो मन होता है उसके अध्ययन को हम साइकोलॉजी कहते हैं। मन का अध्ययन हम मन के द्वारा ही करते हैं। हम बाहर की चीजों का अध्ययन भी मन से ही करते हैं। हमारा मन ही बाहर की चीजों पे लगता है, जब उससे जुड़ता है तभी हम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, जिस विषय पर हमने अपने मन को लगाया है। लेकिन अगर कोई कहे कि अपने मन का अध्ययन भी हमें करना है, तो मन से तो हम बाहर की चीजों का अध्ययन करते हैं, फिर मन को कौन अध्ययन करेगा? मन का अध्ययन हम किस चीज से करें? तो मन का अध्ययन भी मन के द्वारा ही किया जाता है। तो मन का अध्ययन मन के द्वारा करना, और ये समझ लेना कि मन को मन के द्वारा ही समझा जाता है, यही आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। यही योग की शुरुआत होती है। इसके बिना योग की शुरुआत होती ही नहीं है। इस समझ के बिना आप योग को समझ ही नहीं सकते। अगर आप ये नहीं समझते कि मन के द्वारा ही मन को समझा जा सकता है, तो आप योग विज्ञान को समझ ही नहीं सकते। आप प्राणायाम के महत्व को जान ही नहीं सकते। आप प्राणायाम को समझ ही नहीं सकते। जानने की तो बात, महत्व को जानने की बात तो बहुत दूर की है। आप इसे जान ही नहीं सकते कि योग क्या है, प्राणायाम क्या है। राइट। सो आइए देखते हैं कि विवेकानंद जी ने इस चैप्टर में क्या बताया है। विवेकानंद जी ने सबसे पहले तो इस चैप्टर में ये बताया है कि साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। क्यों महत्वपूर्ण है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें माइंड को कंट्रोल करने की जो मॉडस ऑपरेंडी है, उसको समझने में हेल्प करता है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, मन कैसे काम करता है इसको जानने का विज्ञान। राइट। इसको कहते हैं मनोविज्ञान। और ये मनोविज्ञान जो होता है, जो ये बताता है कि मन कैसे काम करता है, तो निश्चित रूप से ये आपको ये भी बता देगा कि मन के भीतर जो वासनाएं, जो इच्छाएं और ऐसी बातें और ऐसे मोटिवेशन जो हमारे भीतर आते हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो हम वास्तव में करना नहीं चाहते, लेकिन हमसे हो जाते हैं। तो ये कौन सी मॉडस ऑपरेंडी के अंतर्गत काम करता है, कैसे ये काम करता है, इस प्रकार से हमें ये वो करने पे मजबूर कर देता है जो हम करना नहीं चाहते। इसी स्टडी को करने के लिए, इसी मॉडस ऑपरेंडी को जानने के लिए मन को समझना ज़रूरी है। आपने हमारे एक दूसरे चैनल पर अगर देखा होगा, जिसके बारे में लगातार मैं बात करता रहता हूँ, विश्वगुरु। अगर आप वहाँ पे जाएँगे तो विज्ञान भैरव तंत्र इसकी एक प्लेलिस्ट है। अगर आप विज्ञान भैरव तंत्र की प्लेलिस्ट को जाकर के देखते हैं, तो वहाँ पर मन के द्वारा मन को ही नियंत्रित करने की कुछ बहुत छोटी-छोटी और बड़ी ही इफ़ेक्टिव विधियाँ, बड़े ही इफ़ेक्टिव मेथड्स बताए गए हैं। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और उसके अंतर्गत जो भी विधियाँ बताई गई हैं, छोटी-बड़ी, कुछ छोटी हैं, कुछ आसान हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ के लिए समय अधिक लगता है। समय तो सभी के लिए अधिक लगता है, कम भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप कितने जागृत हैं। राइट? सो वहाँ पर जाकर के आप उसे देख सकते हैं। बहुत छोटी-छोटी विधियाँ हैं। मेरी जो अपनी एक फ़ेवरेट विधि है, वो जो 79th मेथड है, उसके बारे में बताया गया है विज्ञान भैरव तंत्र में। वो मेरी फ़ेवरेट विधि है, वो मेरा फ़ेवरेट मेथड है, जिसमें आप अपने शरीर को धीरे-धीरे, शरीर के एक-एक अंग को जलता हुआ, नष्ट होता हुआ महसूस करते हैं। और उसके अलावा 80th जो विधि है, जो 80वीं विधि है, उसको भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आपको अपने आप को जलता हुआ देखना आसान नहीं लगता, मुश्किल आती है, तो आप पूरे संसार को, अपने चारों ओर के पूरे संसार को, आपकी हर अच्छी-बुरी चीज़ को, जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप प्यार नहीं करते हैं, जिसे आप जानते हैं, जिसे आप नहीं जानते हैं, हर उस चीज़ को अपने चारों ओर जलता हुआ देखिए। ये कुछ ऐसी विधियाँ हैं जो आपके मन को बहुत तेज़ी से कंट्रोल में लेकर के आती हैं। और ये जो 2 विधियाँ हैं, इन विधियों का, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये मेरी फ़ेवरेट विधियाँ तो हैं ही। इसके अलावा ये गौतम बुद्ध की भी फ़ेवरेट विधियाँ थीं। उनकी भी बहुत ही पसंदीदा विधियाँ थी ये। उनके पास जब भी कोई आता था, तो उससे वो यही बात कहते थे कि तुम एक बार शमशान जाओ और शमशान जाकर के वहाँ पर लाशों को जलता हुआ देखो। कैसे करके एक लाश जलती है और कैसे करके उस लाश का एक-एक अंग समाप्त होता है, उसे देखो।
और उसके बाद वापस आओ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जब जाते हैं शमशान में तो चाहे अपना गया हो, चाहे किसी और का गया हो, तो वहाँ पर इधर-उधर बातें करके समय व्यतीत कर देते हैं और जब एक तरीके से अंतिम संस्कार के लिए उसमें आग लगा दी जाती है, लाश को आग लगा दी जाती है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो उसके बाद फिर वो बातें करते हुए आना-जाना शुरू कर देते हैं, इधर-उधर घूमना-फिरना, चीज़ों की व्यवस्था करना, वहाँ से चीज़ों को हटाना, जो कुछ भी प्रथाएँ होती हैं, उनको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं और धीरे-धीरे वहाँ से भीड़ छँटने लगती है। लेकिन गौतम बुद्ध ये कहते थे कि तुम जाओ, श्मशान जाओ और वहाँ जा कर के बड़े ही ध्यान से देखो कि कौन-सी लाश कैसे जल रही है, किस प्रकार से वो लाश जलाई जा रही है, राइट? कैसे करके उसके शरीर के एक-एक अंग समाप्त हो रहे हैं और उसी तरीके से अपने भीतर भी जब अपने घर में अकेले बैठो, अपने कमरे में अकेले बैठो, तो अपने आप को भी उसी प्रकार से जलते हुए, नष्ट होते हुए, अपने शरीर के एक-एक अंग को नष्ट होते हुए देखो, उसी प्रकार से। तो ये जो कुछ विधियाँ हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो कि स्वामी विवेकानंद जी के योग विज्ञान पर आधारित है, इसमें तो आपको चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। इसमें भी इफ़ेक्टिव मेथड्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने आपको विज्ञान भैरव तंत्र का भी पता बता दिया है, जो कि हमारे दूसरे चैनल विश्व गुरु, इसी नाम का चैनल है, वो विश्व गुरु है। ये विश्व अंडरस्कोर गुरु और फिर 2024 है। बट वो केवल और केवल विश्व गुरु के नाम से है। आप उसे ज़रूर जाकर के जॉइन करें, क्योंकि वहाँ पर मेन जो चीज़ें हैं, जो शुरुआत हुई थी हमारी उसी चैनल से हुई थी। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मुझे इस चैनल पर आना पड़ा है। धर्मयुद्ध है और धर्मयुद्ध किसी युग में आसान नहीं रहा, बस वही परीक्षा मैं भी दे रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं इस चैनल पर आया हूँ। इसलिए आप मेरे साथ यहाँ पर तो बने ही रहिए, लेकिन वहाँ पर भी निश्चित रूप से आप जाएँ और उस चैनल पर भी जो कुछ भी कंटेंट अवेलेबल है, उसे ज़रूर देखें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? तो ये मेरा आपसे कहना था। उसके बाद आइए चलते हैं आगे की बात बताते हैं जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने साइकोलॉजी के बारे में बताई है। स्वामी विवेकानंद जी आगे कहते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये जो पाश्चात्य देश है, क्योंकि ये सारी बातें तब कही थी उन्होंने जब वो 1893 में अमेरिका गए थे और वहाँ पर लोगों के प्रश्नों के जब उत्तर दे रहे थे, तो वहाँ पर ये बातें कही थी। तो वहाँ पे वेस्ट में होने की वजह से वो वेस्टर्न लोगों के बारे में ही, उनके रेफ़रेंस में ही कुछ चीज़ें बताते थे, बातें करते थे। तो उन्होंने ये बोला कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उन्होंने साइकोलॉजी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। रीज़न ये है कि जो वेस्ट है, जो पश्चिमी देश हैं, वो हमेशा ही इस चीज़ को दिमाग में रखते हैं कि अगर कोई काम हम कर रहे हैं या कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो उसका हमारे व्यावहारिक जीवन में, हमारी जो डेली लाइफ़ है, उसमें क्या इम्पोर्टेंस है? क्या हमारी डेली लाइफ़ में हमारे पैसे, हमारा बैंक बैलेंस ये बढ़ सकता है या नहीं? अगर इन चीज़ों से कुछ हो सकता है, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, मैटेरियलिस्टिक लाइफ़, भौतिक जीवन अच्छा हो सकता है, तो ही उसके बारे में वो सोचते हैं, अदरवाइज़ वो उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते। हमारे भारत में भी ऐसे बहुत से लोग हैं। उनके लिए इन बातों का जो ये वीडियो बनाई जा रही है या फिर जो बातें हम कर रहे हैं, इनका कोई महत्व नहीं है अंटिल कि उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा हो, उनकी चमक-दमक में, उनके सोने-चांदी के गहनों में बढ़ोतरी हो रही हो। अगर ये ना हो रहा हो, तो फिर इन चीज़ों का उनके लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो संसार में सुख खोजते हैं, जो उन्हें मिल नहीं सकता। संसार में सुख कभी मिल नहीं सकता, आनंद संसार में मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम स्वभाव से ही अपूर्ण हैं। अपूर्णता हमारी बनी रहती है। पहले कुछ पाने में अपूर्णता होती है। हम चाहते हैं कि कुछ पा जाएँ तो पूर्णता होगी। एक नौकरी लग जाए, जो पढ़ाई करते समय ये लगता है कि एक नौकरी लग जाए तो पूर्ण हो जाएँगे। नौकरी लगने के बाद लगता है कि जो लड़की मुझे पसंद है, उससे शादी हो जाए या जो लड़का मुझे पसंद है, उसी से शादी हो जाए, तो हम पूर्ण हो जाएँगे। उसके बाद फिर पूर्णता के लिए अपने बच्चों के बारे में कल्पना हम करने लगते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हों या ये बने। बच्चे जब हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे बच्चों के लिए हम ये इकट्ठा करें या अपने जीवन में हम ये हासिल करें। मैं कोई विधायक बन जाऊँ, कोई बहुत बड़ा नेता बन जाऊँ, कोई बहुत बड़ा अभिनेता बन जाऊँ, बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा सीईओ बन जाऊँ। ये सारी चीज़ें अपूर्णता की जो परिभाषा है, ये कभी पूरी नहीं होती। यहाँ तक कि अगर पूरी धरती का राज्य भी आपको मिल जाए, तो उसके बाद भी आपकी अपूर्णता वहीं की वहीं रहेगी। आप उतने ही खाली और उतने ही अपूर्ण रहोगे जितने आज हो। इसलिए कभी भी हम पूर्ण नहीं हो सकते। इसके पीछे भागना उसी तरीके से है जैसे रेगिस्तान में एक मृगमरीचिका के पीछे एक प्यासा हिरन का बच्चा दौड़ता है। उसे लगता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक मिराज निकलता है। वो केवल और केवल एक मृगमरीचिका निकलता है और वो प्यासा ही रह जाता है। यही हालत इंसानों की है, वो प्यासे ही रह जाते हैं।
क्योंकि वो साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस नहीं देते। इस वजह से ही प्यासे रह जाते हैं, मनोविज्ञान को महत्व नहीं देते, प्राणायाम को महत्व नहीं देते, योग को महत्व नहीं देते। इस वजह से उनका जीवन यूं ही निकल जाता है प्यासे रहते हुए। राइट। सो यहाँ पर विवेकानंद जी यही कहते हैं कि पश्चिमी देशों ने इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनके लिए इसमें कोई बेनिफिट, मेटलिस्टिक बेनिफिट उन्हें दिखाई नहीं देता। आगे विवेकानंद जी कहते हैं कि 90% ऑफ द नॉलेज, हमारे ज्ञान का 90% तो हम कभी यूज करते ही नहीं है, हमसे कभी यूज हो ही नहीं पाता। राइट। क्यों क्यों नहीं यूज हो पाता? हमारे पास जो भी ज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उसका 90% जो है हमारा कभी यूज नहीं होता। जैसे हमारे पास योजना होती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने दूसरों को सफल होते देखा है ऐसा करके, हम भी कुछ ऐसा नया यूनिक सा आइडिया लाएंगे, एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे। नॉलेज है, पता है, सब कुछ है, लेकिन ये जो कुछ भी आइडिया था, जो कुछ भी नॉलेज था, जो कुछ भी आपकी हिम्मत थी, वो केवल और केवल 90% तक इसलिए यूज नहीं हो पाता क्योंकि आप अपने मनोविज्ञान को जानते ही नहीं है। हम अपने मनोविज्ञान को जानते ही नहीं है। इसलिए 90% ऑफ द नॉलेज कैन नेवर बी यूज्ड टू एनहांस अवर मेटलिस्टिक प्लेजर। हमारा जो मेटलिस्टिक प्लेजर है उसे हम ऊपर इसीलिए नहीं उठा पाते। राइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार सफल होते जाते हैं। यहाँ पर आगे इस बारे में बताया गया है कि अवर कॉन्शियस माइंड इज जस्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अवर एंटायर कॉन्शियसनेस। इसका रीजन ये है कि हमारा जो चेतन मन है, हमारा जो मन है, जिसके द्वारा हम काम करते हैं जागते समय, ये केवल और केवल एक छोटा-सा हिस्सा है हमारी कंप्लीट कॉन्शियसनेस का। हमारी जो संपूर्ण चेतना है ना, उसका एक छोटा-सा पोर्शन है। अब ये कहाँ से बात की जा रही है कि हमारा जो माइंड है वो एक छोटा-सा पोर्शन है, किस जगह से बताया जा रहा है? इसको आप रेफर कर सकते हैं मांडुक्य उपनिषद से। मांडुक्य उपनिषद जो है वो हमारे भारतीय साहित्य में, इंडियन लिटरेचर में, स्क्रिप्चर्स में सबसे छोटा उपनिषद है। और उस उपनिषद में कॉन्शियसनेस के 4 लेवल बताए गए हैं। पहला लेवल आपका जो जागने की स्थिति है, दूसरा लेवल है आपका अवचेतन मन की स्थिति, जो कि सपने में काम कर रहा होता है। तीसरी स्थिति है जब आप बिना सपनों की नींद में होते हैं, बिल्कुल ना होने की कंडीशन आपको पता होती है, ना ही ना होने की कंडीशन आपको पता होती है। वो एक स्टेट है। उसके अलावा चौथी स्टेट होती है, सबसे मेन स्टेट होती है जिसको कहते हैं तुरीय अवस्था। जो सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे ऊँची स्टेट है तुरीय अवस्था। वही तुरीय अवस्था हमारी सभी कॉन्शियसनेस का एंट्री पॉइंट है, वहीं से सारी कॉन्शियसनेस शुरू होती है। विद दिस फ्रैक्शन, यानी कि जो हमारा छोटा-सा पोर्शन है, जो जगते समय का पोर्शन है, बहुत छोटे से फ्रैक्शन के साथ जब हम किसी भी काम को करते हैं, तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते और कंटेंट भी नहीं हो सकते, यानी संतुष्ट भी नहीं हो सकते। सुखी और संतुष्ट दोनों ही होना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, जब तक कि हम केवल और केवल अपनी जागने वाली कॉन्शियसनेस पे फोकस्ड रहते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि यार नींद, सपने ये सब क्या बकवास कर रहे हो? लेट मी टेल यू, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप इनको छोटी चीज़ें समझ रहे हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर आपने इनको छोटी चीज़ें समझा। राइट? ये मेरा कहा हुआ ज्ञान नहीं है, ये मेरी कही हुई बातें नहीं हैं। ये सदियों पहले हमारे विद्वानों द्वारा कही गई बातें हैं, जिनको मैं अपने शब्दों में रखने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी समझ के अनुसार। कुछ लोग कहते हैं कि तुम अपनी बातों को अपने पास रखो, इतनी बड़ी-बड़ी बातों को व्याख्यायित करने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। और उनके खुद के चैनल और उनकी खुद की बातें कुछ इस स्तर की होती हैं कि जो वो मुझे कह रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं कहना चाहिए, वो खुद इस काम को कर रहे होते हैं और वही बड़े ही थोथे तरीके से। आप एक बात समझ लीजिए कि अपने परमपिता, अपने परमात्मा, जैसे अपने पिता के बारे में बात मुझे करनी है और मेरे पिता मेरे हीरो हैं, तो अपने पिता के बारे में बात करने के लिए मैं जैसे उनकी बातों को समझ पाया हूँ, जैसे उनकी लीलाओं को समझ पाया हूँ, उस तरीके से मैं उनकी व्याख्या करूँगा। लोग हो सकता है मुझ पे हँसें, हो सकता है मेरे पिता भी मुझ पे हँसें कि देखो मेरे बारे में कैसे बता रहा है। लेकिन हम वही बच्चे हैं, जो अपने पिता के बारे में तोतली बोली में जो कुछ भी हमारी समझ है, बोलने को विवश हैं। हम बोलेंगे ही बोलेंगे। हमारे पिता हमारे लिए दंड या हमारे लिए हँसी, हम पर हँसने वालों की व्यवस्था खुद करेंगे, या हमारी हमारे लिए अच्छा करने वालों की, हमारे लिए अच्छा सोचने वालों की, या हमें प्रसिद्धि दिलाने की या हमें नीचे गिराने की जो भी व्यवस्था होगी, वो स्वयं करेंगे। लेकिन अपने परमपिता का बखान तो हम अपने
मुँह से करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो चंचल बालक हैं, इसलिए हम ये करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो विवेकानंद जी ये कहते हैं कि ये जो छोटा-सा फ्रैक्शन है हमारे कॉन्शियसनेस का, जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं, जिस समय हम अपना काम करते हैं रोज़मर्रा का, उस जागृत अवस्था की कॉन्शियसनेस के साथ हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, हम ज़्यादा सुखी नहीं हो सकते, हम ज़्यादा कंटेंट यानी कि संतुष्ट भी नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही एज़ सून एज़ वी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम आवर एनिमल इंस्टिंक्ट्स, वी मूव क्लोज़र एंड क्लोज़र टू आवर इनर एंड डीप कॉन्शियसनेस। एनिमल इंस्टिंक्ट क्या होती हैं? एनिमल इंस्टिंक्ट वो होती हैं जहाँ पे हम केवल और केवल अपनी इंद्रियों के सुख के लिए काम करते हैं, अपनी सेंसरी प्लेज़र्स के लिए काम करते हैं। सुबह देर तक सोना अच्छा लगता है, सोते रहते हैं। जानवरों का मांस खाना अच्छा लगता है, उसमें एक विशेष प्रकार का स्वाद है, खाते रहते हैं। नशा करते रहते हैं क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार का आनंद है, थोड़ी देर के लिए वो हिट देती है चीज़, तो हम उसमें लगे रहते हैं। तो यही इंस्टिंक्ट, एनिमल इंस्टिंक्ट कही जाती है। इसमें कुछ बुरा नहीं है। इस संसार में 90% इवन जो लोग मांस नहीं खाते, जो लोग अ, दारू नहीं पीते, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट नहीं है। मेरे अंदर भी कई बार क्रोध आता है, कई बार कोई कुछ कह देता है तो अंदर से ऐसा लगता है कि इसने ऐसा क्यों कह दिया? मैं अंदर से क्षुब्ध हो जाता हूँ, ये भी एनिमल इंस्टिंक्ट है। तो एनिमल इंस्टिंक्ट के ये एग्ज़ाम्पल हैं। इनको आप विशेष रूप से किसी को टारगेट करने का साधन मत बनाइए। अगर आप मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके मन में दूसरों के प्रति कटुता भरी है, दूसरों को देखकर आप जलते हैं, पड़ोसी के घर आपसे बड़ी गाड़ी खड़ी हो गई, तो रात भर आपको नींद नहीं आ रही, ये भी क्या है? ये एनिमल इंस्टिंक्ट है, ये पाशविकता है। जैसे-जैसे ये पाशविकता समाप्त होती है, विवेकानंद जी ये कह रहे हैं कि एज़ सून एज़ वी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम एनिमल इंस्टिंक्ट्स, वी मूव क्लोज़र एंड क्लोज़र टू आवर इनर एंड डीप कॉन्शियसनेस। जैसे-जैसे ये एनिमल इंस्टिंक्ट समाप्त होती है, वैसे-वैसे धीरे-धीरे हम अपनी डीप कॉन्शियसनेस, हमारी जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, तुरीय अवस्था है, उससे पहले जो कॉन्शियसनेस के अलग लेवल्स हैं, जहाँ पर हम नींद में सपनों की अवस्था में होते हैं या फिर बिना सपनों की नींद की अवस्था में होते हैं, इन सभी कॉन्शियसनेस के प्रति हम जागृत होते चले जाते हैं, जागरूक होते चले जाते हैं, राइट? ये और यही बहुत ज़रूरी है। इन दिस केस वी ओनली गेन द नॉलेज एंड नॉट फॉर द मटेरियल बेनिफिट्स और मटेरियलिस्टिक प्लेज़र्स। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बोली है विवेकानंद जी ने, उन्होंने कहा है कि जब हम इस स्थिति में आते हैं, कि हम अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट को छोड़ करके अपने भीतर इस साइकोलॉजी को, अपने भीतर के कॉन्शियसनेस को जानने की कोशिश करते हैं, उस तक पहुँचते हैं, तो उस केस में जो नॉलेज हमें मिलता है या जो कुछ जानने की हमें इच्छा होती है, उसको जानने का पर्पज़ हमारा ये रह ही नहीं जाता कि हम संसार में कुछ मैटेरियलिस्टिक बेनिफिट हासिल करें, कुछ भौतिक सुखों की प्राप्ति करें, ये उद्देश्य नहीं रह जाता फिर ज्ञान का। नॉर्मली घरों में बवाल इसीलिए होते हैं क्योंकि पापा, मम्मी, बीवी वो ये कहते हैं कि इतना ज्ञान ले रहे हो, फिर भी तुम्हारी ज़िंदगी में पैसे कम हैं, ये कम है, मैटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स तुम्हारी पूरी नहीं हो रही। अरे वो तुम्हारी नहीं, वो तुम्हारी डिज़ायर है, तुम्हारे पति की, तुम्हारे बेटे की डिज़ायर नहीं है। वो तुम्हारी अपनी डिज़ायर है जिसे तुम उस पे थोप रही हो या थोप रहे हो। समझ रहे हैं आप? आप अपनी डिज़ायर्स को अपने बालक पे, अपने पति पे, अपने भाई पे, किसी पर भी रिश्ते में कुछ भी लगता हो, आप उस पे थोप रहे हैं। अपनी चीज़ों को दूसरे पर थोप करके उसे दोषी ना बनाएँ, दोषी आप हैं। आपके मन में जो चोर बैठा है, उस चोर को पीट के भगाएँ, नहीं तो ये चोर साफ-साफ एक ज्ञानी को दिखाई देता है। उसकी आँखों से आप नहीं बच सकते। जो ज्ञानी है, जिसके ज्ञान चक्षु खुले हैं, उसे पता है कि ये चोर आपके मन में बैठा है और ये चोर आपका है। उसे पता होता है कि वो इस स्थिति में आ चुका है कि जहाँ पर ज्ञान सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्ञान लेने के लिए ले रहा है, वो उससे कुछ प्राप्त करने के लिए ज्ञान नहीं ले रहा है। वो ले ही नहीं सकता, फिर उसे केवल और केवल ज्ञान लेने में आनंद आता है। उसके सामने अगर किसी दिन बोनस मिल जाए तो इतनी खुशी नहीं होगी। उसको उस दिन ज़्यादा खुशी होगी जिस दिन वो सोचते-सोचते, काफ़ी देर तक चिंतन करते-करते कोई ऐसी चीज़ खोज निकाले, कोई ऐसा विचार निकाल कर ले आए, जो विचार यूनिक हो। जो उसको बिल्कुल खुशी से भर दे, आनंद से भर दे कि आहा! क्या बात है! उसको ये नहीं लगता कि हाँ, मैंने कुछ पा लिया, उसे ये लगता है कि आहा! कुछ छूट गया। क्योंकि कुछ पाना, कुछ छूट जाना, संसार में कुछ छूट जाना ही कुछ असली पा लेना है। जब तक आप संसार को ये समझते हो कि ये ऐसा है या वैसा है और जब वो भ्रम टूटता है कि ये ना ऐसा है, ना वैसा है, ये तो कुछ और ही था। तो वो जो आहा की स्थिति होती है, उसी की बात हो रही है। और उसी आहा की स्थिति में आनंद में रहता है एक व्यक्ति।
इसीलिए आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, आपका कोई भी रिश्तेदार, कुछ भी लगता हो, अगर वो इस ज्ञान को प्राप्त करके आराम से बैठा हुआ है, तो आप उसे ये ना समझिए कि वो आलसी है। ये इस ज्ञान की व्यवस्था है और ये मैं नहीं कह रहा। ये इस ज्ञान का गुण है, ये मैं नहीं कह रहा। ये स्वामी विवेकानंद जी की किताब में लिखा है। किताब खरीदिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसमें ये लाइन लिखी हुई है। ये मेरा अपना अनुभव नहीं है। ये विवेकानंद जी के द्वारा बताई गई बात है और इस अनुभव को मैंने अनुभव किया भी है। ये कई लोगों के साथ मैंने देखा भी है। उनकी बीवियाँ, उनके माता-पिता सब उनको कोसते रहते हैं। इतना पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या करना है, विवेकानंद पढ़ लिए, तो गीता पढ़ लिए, पता नहीं रामायण पढ़ लिए, लेकिन अभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला, ओफ़ो! तो भैया आप असली साइंस को अभी जानते ही नहीं हैं। आध्यात्मिकता और ईश्वर के गुणों को आप बहुत नज़दीक से नहीं जानते हैं। और ये मेरा ज्ञान नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, बताना पड़ता है बार-बार क्योंकि कुछ लोग मुझसे बहुत घृणा करते हैं। इसलिए मुझे बताना पड़ता है, तुम मुझसे घृणा करो या ना करो, लेकिन मैं वो डॉक्टर हूँ, जो तुम्हारी चीर-फाड़ करके ही मानेगा। तुम्हारे मन की चीर-फाड़ करके ही मानेगा, तुम्हें हिला कर ही मानेगा। तुम्हारे मन के अंदर जितने असुर बैठे हैं, उनको एक-एक करके तड़पा-तड़पा के मारेगा और तब तक मारेगा जब तक कि तुम परेशान हो कर के चिल्ला नहीं देते। जब तक तुम ये तय नहीं कर लेते कि काश ये व्यक्ति जिसका नाम विकास शाक्य है, ये मर क्यों नहीं जाता? जब तक तुम ये नहीं सोच लोगे, तब तक तुम्हारी बुद्धि उस स्तर पर नहीं आएगी, जिस स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए अगर आप मुझसे घृणा करते हैं, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मुझसे इतनी घृणा करें, जितनी घृणा आपने किसी अपने शत्रु से भी नहीं की होगी। घृणा को चरम सीमा तक ले जाएँ। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग अब नहीं है, क्योंकि आपने जो मार्ग चुना है, अब वो इसी तरह से चलेगा। मेरे बारे में विचार आपके नहीं बदल सकते। अगर आपके विचार मेरे बारे में अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर आप घृणा करते हैं मुझसे, तो उस घृणा को और मजबूत बनाइए क्योंकि 2 ही रास्ते हैं, प्रेम और घृणा। कंप्लीट घृणा या कंप्लीट प्रेम, ठीक है? इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो आइए आगे चलते हैं। आगे ये बताया गया है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ साइंसेस इट आंसर्स व्हाई फॉर दीज थिंग्स व्हाई फॉर दोज थिंग्स व्हिच वी फील आर वेरी नेचुरल। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि साइकोलॉजी विज्ञानों का विज्ञान है। ये उन प्रश्नों का उत्तर देता है, ये उन प्रश्नों का उत्तर देता है जिन्हें हम ये समझते हैं कि ये इतनी नेचुरल क्यों है। जैसे हमें लगता है मुझे गुस्सा आ गया, अरे आ गया तो आ गया, नहीं, आपको गुस्सा आया नहीं, देयर वाज अ मोटिवेशन। वो मोटिवेशन आपका नहीं था। वो मोटिवेशन इस प्रकृति से आया है, इस नेचर से आया है। और कैसे इस नेचर से वो मोटिवेशन आता है, बस इसी की स्टडी मनोविज्ञान है। बस इसी की स्टडी योग है। बस इसी की स्टडी करके इसको पार पाना मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योग है। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे कोई क्रिमिनल है, विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई क्रिमिनल होता है, वो खुद क्राइम नहीं करना चाहता, वो कर बैठता है क्योंकि उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है। हम अपने मन के गुलाम हैं। अपना कोई काम करने के बाद, कुछ गलत करने के बाद हमें दुःख भी होता है, लेकिन हम अपने आप को वैसा करने से रोक नहीं पाए, ये भी हम जानते हैं। मैं नहीं रोक पाया, ऐसा हम जानते हैं। वी थिंक इट्स आवर विश टू डू सो हमें लगता है कि ये हमारी इच्छा थी कि हम ऐसा कर दें, बट हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि ऐसा करना हमारी इच्छा नहीं थी, बल्कि इच्छा करने के लिए भी एक मोटिवेशन था, वो इच्छा आना भी एक मोटिवेशन थी। वो इच्छा प्रकृति के द्वारा निर्देशित की जाती है। कैसे निर्देशित की जाती है? इसी ज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं और इसका मनोविज्ञान को जानने का तरीका क्या है? योग, पतंजलि योग सूत्र और उसके अलावा योग और प्राणायाम की अलग-अलग विधियाँ, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब चीज़ें मिल कर के हेल्प करती हैं इन चीज़ों को समझने में। वी थिंक हम सोचते हैं क्योंकि हम सोचने को मजबूर हैं। हम करते हैं क्योंकि हम कुछ काम करने को मजबूर हैं। वी मस्ट नीड टू एक्ट एज़ पर द लस्टफुल टेंडेंसीज़ वी हैव इन आवर माइंड। हम अपनी जो लस्टफुल डिज़ायर्स हैं, जो प्रवृत्तियाँ हैं हमारी लस्टफुल, जो हमारे मन में हैं, उन प्रवृत्तियों के अंतर्गत काम करने के लिए मजबूर हैं। हमारा जो मन है आवर माइंड इज़ द कलेक्शन ऑफ दीज़ लस्टफुल टेंडेंसीज़। हमारा जो माइंड है वो कुछ और नहीं है, इन्हीं लस्टफुल टेंडेंसीज़ का कलेक्शन है। और ये जो लस्टफुल टेंडेंसीज़ हैं ये कहाँ से आई हैं? ये इसी नेचर से आई हैं जिस नेचर में हम हैं।
इसी नेचर में आई हैं, इसी नेचर से आई हैं जिस नेचर में हम हैं। और इन्हीं लस्टफुल टेंडेंसीज का कलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है? हमारा मन कहलाता है। हमारे मन में यही चीजें होती हैं। और ये जितनी भी टेंडेंसीज हैं, इनका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ की वजह से, इस आवेग की वजह से, इस इम्पल्स की वजह से, हर वेव का एक वेवलेंथ है। उसकी वेवलेंथ छोटी है, बड़ी है, जैसी भी है, उसके अकॉर्डिंग ही वो वेव आगे जाने की कोशिश करती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, राइट? तो जिस वेव का जितना इम्पल्स है, जितना आवेग है, उतनी तेजी से वो बाहर आने की खुद कोशिश करती है। और बाहर आने की जब वो खुद कोशिश करती है, तो हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर में जो मुंह लगा हुआ है, जो कान लगे हुए हैं, जो आंखें लगी हुई हैं, जो हाथ लगे हुए हैं, ये उसी इम्पल्स के अंतर्गत अपने आप को क्या करने लगते हैं? अभिव्यक्त करने लगते हैं। जैसे किसी को थपड़िया दिया, जैसे किसी को गाली दे दी, किसी को कड़वा बोल दिया, किसी के लिए उल्टी सीधी बातें कर दी। ये सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं, अपने आप होने लगती हैं, राइट? Each of these tendencies wants to come out. The resultant of all these tendencies is our character. इन सभी का रिजल्टेंट जो होता है, हमारी सभी प्रवृत्तियों का, हमारी सभी टेंडेंसीज का जो रिजल्टेंट होता है, दैट इज नोन एज अवर कैरेक्टर। हमें लगता है कि हम में कोई टैलेंट है, हम में कोई प्रतिभा है, लेकिन वो प्रतिभा किस लिए है? क्योंकि हमारी कोई इच्छा थी, हमारी कोई विश थी। वो विश कहाँ से थी? वो इच्छा जो थी, उसको मोटिवेशन कहाँ से मिला है? वो इच्छा इच्छा क्यों बनी है? क्योंकि उसका मोटिवेशन नेचर से आता है। और वो नेचर से क्यों आया है? जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर टैलेंट है अच्छा गाने का, तो ये विश है उसकी, ये उसकी इच्छा थी, ये उसका मोटिवेशन था कि वो गाए। ये मोटिवेशन पीछे से हिलोरे मारती है। जब हिलोरे मारती है तो वो अपने अंदर इस चीज को पैदा कर लेता है, राइट? जैसे जब मैं छोटा था, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, और आज की डेट में मैं स्टेज पर किसी भी जगह पे खड़ा होकर के कुछ भी, जो कुछ भी मुझे आता है समझ में, वो मैं बोल देता हूँ। मुझे कोई दिक्कत सच आती नहीं है स्टेज पर खड़े होकर के बात करने में। लेकिन एक समय ऐसा था जब मैं स्टेज के नाम से भी डरता था। जब मैं सोचता था कि वहां पर जाना पड़ गया तो मैं करूंगा क्या, किसी ने बुला लिया तो करूंगा क्या। और ये बहुत दिनों तक रहा है। मैं आपको बताऊं, ये ग्रेजुएशन तक रहा है। ग्रेजुएशन तक रहा है। ग्रेजुएशन में मैंने अपने क्लास के कुछ बच्चों को और अपने टीचर्स को अपनी बात कहते, बड़े ही फ्रीली उन बातों को कहते सुनते देखा। वहाँ खड़े होते हैं स्टेज पर और अपनी बात कहते हैं। बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था स्पीच में, वो किसी चीज़ पे स्पीच देंगे। मुझसे तो किसी को उम्मीद थी भी नहीं, और मैंने उसी के अनुसार काम भी किया। मैंने कोई स्पीच नहीं दी, पीछे बैठा रहा, सुनता रहा। बट उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे भी ना, मेरे मन में जो बातें हैं, मुझे भी अपनी बातें कहनी है। तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो उस कुछ करने की उम्मीद में मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि सबसे अच्छी जो सबसे बड़ी जो चीज़ हो सकती है, जो कि इम्पैक्ट डाल सकती है, वो है कोई प्ले करना, कोई एक्ट करना। तो बीएससी सेकंड ईयर में, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में हमने एक प्ले किया, राइट? और उस प्ले के दौरान मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा तैयार किया, और उस तैयारी करने में कुछ करना नहीं पड़ा। आई जस्ट इमेजिन्ड, मैंने केवल और केवल कल्पना की। और कल्पना क्यों हुई? क्योंकि पीछे से इम्पल्स था, आवेग था कि मुझे करके दिखाना है, मुझे करना है, मुझे लोगों की नज़रों में आना है। मुझे एक बीमारी है, मुझे एक समस्या थी, मैं कोई मज़ाक नहीं कर रहा, ये सचमुच में थी। आई वांट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मैं जहाँ भी जाता था, मेरी इच्छा यही होती थी कि लोग मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह देखें। ये बहुत दिनों तक रहा। बाद में ये अहंकार में परिवर्तित हो गया। अहंकार आने के बाद जीवन में ऐसा समय आया जब ईश्वर ने मुझ पर कृपा की, और उसके बाद उस अहंकार को इतना पीटा कि आज के समय में जब मैं कुछ बोलता हूँ ना, तो मेरी बातें सुनना नहीं चाहता कोई। कोई सुनना ही नहीं चाहता। मैं कहीं भी रहूँ, जब मैं अपनी बातें कहता हूँ तो वो मुस्कुराते हैं कि अरे! ये कैसे बोल सकता है? वो सुनना ही नहीं चाहते। और एक समय ऐसा था जब मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था, और उसके चक्कर में मैं इतना फूल चुका था कि शायद उसी फूले हुए गुब्बारे को पिचकाने का काम ऊपर वाले ने किया है। आज लिटरली कोई मेरी बात नहीं सुनना चाहता। जबकि मैं अच्छी बातें कह सकता हूँ, मुझे पता है। मैं ऐसी बातें कह सकता हूँ जो सामने वाले को लगती हैं कि हाँ, ये क्या बोलेगा, या इसके पास थॉट हो भी सकते हैं क्या? जबकि ऐसा नहीं है, मेरे पास हैं थॉट्स, आई कैन टेल। बट द थिंग इज़ कि उसे अब एक धक्का मिल चुका है, उसे किनारे फेंक दिया गया है, राइट? तो ईश्वरीय कृपा और मन को समझ पाना, और ये जो मैं पढ़ पा रहा हूँ विवेकानंद जी को, ये सब हो पाना, ये कोई छोटी-मोटी
कृपाएँ नहीं होती। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मुझे मिली क्यों हैं ये कृपाएँ? मैंने ऐसा कोई काम ज़िंदगी में किया ही नहीं है कि मुझे ये सब चीज़ें पढ़ने का मौका मिला है। ये जो लाइन है ना कि हम ज्ञान को केवल और केवल आनंद के लिए लेने लगते हैं, कुछ कमाने के लिए नहीं। ये स्थिति जो है ये मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ पता लगने पर ये लगता है कि हाँ, कुछ गया। पता लगने पर ये लगना कि कुछ छूट गया, यही पता लगना होता है। पता लगने पर अगर आपको ये लगे कि अरे! मैं कुछ जान गया, तो कुछ पता नहीं चला है और इसका फ़ायदा नहीं होगा। फिर आपने ज्ञान अर्जित नहीं किया है, कुछ मिला नहीं है आपको। जब हो ये गया है कि आप एक एक और नई चीज़ से चिपक गए हैं। आपको छोड़ना है, चिपकना नहीं है। जब कुछ नया मिले तो आप हमेशा ये समझ जाइए, अगर आपको हमेशा ये एहसास हो रहा है कि कुछ न कुछ छूट गया है, कोई न कोई पुरानी धारणा जो जीवन में आपने बना के रखी थी, वो धारणा अगर छूट गई है, कोई न कोई प्रेजुडिस थॉट जो कि पहले से आपके दिमाग में चला आ रहा था, उसको एक धक्का लगा है, उसको एक झटका लगा है, वो टूट के बिखर गया है, तो समझिए कि आपने कुछ पाया है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपने कुछ ऐसा पाया है, जो कि बड़ा ही महान है और अब तो आपकी 4 लोगों के बीच में मुँह खोलते ही बिल्कुल ऐसी तारीफ़ होगी कि कुछ कहने को नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है, तो फिर आप चिपक गए हैं एक नई चीज़ से। आपने एक और चीज़ इकट्ठी कर ली है, आपने बंधन और मजबूत कर लिया है और ये मजबूत बंधन ही बंधन है। बेड़ी चाहे ज्ञान की हो, चाहे सोने की हो, चाहे वो लोहे की हो, वो बेड़ी ही है, वो बाँधती ही है। इसलिए इन चीज़ों से दूर होना है, कैसे होना है इसी बारे में विवेकानंद जी आगे बताएँगे और उनको मैं अपने शब्दों में उनकी बातों को अपने शब्दों में रखने का प्रयास करूँगा। वी आर स्लेव्स आखिरी लाइन है, इसको बता देता हूँ। वी आर स्लेव्स हम सब अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। हमने देखा अभी, बट फिर भी हम ये सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं। हमें क्या चाहिए? आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। है ना? कुछ लोग हैं ना नारे लगाने वाले। तो ये कुछ और नहीं है, ये अपने मन के दास हैं, ये अपनी इच्छाओं के दास हैं, दो कौड़ी की राजनीति के दास हैं। कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, हमें इन चीज़ों को समझ करके अपने जीवन को बेहतर बनाना है, आगे ले जाना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।